स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। नाम है इसका PGBP एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम। इसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बट ऑब्वियस है, मैंने शुरू में ही आपको बोला था दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम विच आर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 14। सैलरी जो हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, हाउस प्रॉपर्टी जो कंप्लीट हो चुका है, दिस इज द थर्ड हेड ऑफ इनकम एंड नोन एज PGBP. After completion of PGBP will start capital gain, and lastly the fifth head of income is income from other sources. ये हेड ऑफ इनकम एक तो लेंदी है, दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अवॉइड करके एग्जाम में नहीं जा सकते। चलिए, नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी जो भी हम बिजनेस करते हैं या जो भी हम प्रोफेशन करते हैं, उससे हम अगर कुछ कमाएंगे, प्रॉफिट या गेन, क्या इसमें किसकी बात नहीं की गई है? लॉसेस। हम लोग क्या केवल देखेंगे और लॉस को देखेंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज रिजल्ट का मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट एज वेल एज। जरूरी नहीं हर चीज को पास और फेल से देखा जाए। फेल हो गए तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम फेल हो गए, हम निगेटिव रिजल्ट आया है मेरा, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे। नहीं, एक बच्चा जा रहा है पापा के पास, कह रहा है मिस्टर शर्मा हमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। उसके पापा एकदम शॉक्ड, ये मिस्टर शर्मा क्यों बोल रहा है? कह रहा है मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपका बच्चा फेल हो गया है। दो जूता मारे, कह रहे कि मिस्टर शर्मा क्यों लगा रखा है? आप ही ने तो कहा था जिस दिन तू फेल हो गया तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तो इसीलिए मिस्टर शर्मा बोल रहा हूं, क्योंकि अब आप पापा नहीं रहे। क्यों? तो प्रॉफिट क्या होता है? पॉजिटिव प्रॉफिट एंड नेगेटिव प्रॉफिट। अच्छा, हम अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस होना चाहिए। साल भर में हम केवल एक ट्रांजैक्शन करके क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेरा बिजनेस हो रहा है? केवल एक ट्रांजैक्शन। जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट हो, रेगुलर हो। Even a single transaction would create a gain under this head profit PGBP. ये किसने कहा कि रेगुलर बेसिस पर बिजनेस आपका चलना चाहिए? आपका रेगुलर बेसिस पर प्रोफेशन चलना चाहिए। Even a single point of time पर अगर आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया, that is sufficient. गवर्नमेंट क्या कहती है आपसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, कोई सेल नहीं हुई तो भी GST रिटर्न भरो। आप कह सकते हैं जब बिजनेस ही नहीं हुआ तो रिटर्न काहे का भरे, लेकिन भरना पड़ता। उसी तरह अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, और साल भर में केवल एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ PGBP। आप किस साइड में ले जाएंगे? अदरवाइज क्या वो सैलरी मानोगे, हाउस प्रॉपर्टी मानोगे, या कैपिटल गेन मान लोगे, या अदर सोर्सेस? नहीं, वो जाएगा तो जाएगा कहां? PGBP में। क्लियर है? The most important thing is section 28. This is the charging section. ये आपका चार्जिंग सेक्शन है। जिस तरह आपका सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 15, था ना? हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन था 22,
इन द सेम वे पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28। ये बेसिकली आपको ये बताता है किन किन चीजों को आप कवर करेंगे पीजीबीपी में। मैंने क्या बोला? सेक्शन 28 ये बताता है किन किन चीजों को आप कवर करेंगे पीजीबीपी में। अगर ये सेक्शन ना होता तो हो सकता था कई ऐसे पॉइंट आ जाते जो आप पीजीबीपी में नहीं ले गए होते। पहला पॉइंट बहुत आसान है, सीधे बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। कोई बड़ी बात नहीं बोली। मैं फिर बोलता हूं, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम। बताया ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप बिजनेस करो तो जरूरी नहीं फ्रिक्वेंट और रेगुलर होना चाहिए। Any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year shall be charged to tax under the head PGBP. This was your point number 1. ढंग से सुनेंगे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, अगर कोई एक्सपोर्टर है, कहानी सुनोगे मजा आएगा, याद मजा लेना चाहते हो ना? इसमें केवल बोला इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर नॉट इंपोर्टर। किसके बारे में बोल रहा है? अगर कोई एक्सपोर्टर है, बिजनेसमैन है, उसको अगर ये प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं तो वो भी पीजीबीपी का हिस्सा बनेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, फिर से बोलूं, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट। अरे 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 अरे, एक्सपोर्टर क्या बेच रहा है? बोलो, कहानी सुने। चाइना चाहता है कि वो इंडिया का बिजनेस हड़प ले। वो चाहता है कि इंडिया बिजनेस के मामले में पीछे हो जाए, और उसकी ये चालाकी आज से नहीं कई सालों से चल रही है। उसने अपने यहाँ के बिजनेसमैन को बोल रखा है, सुन, वो कहते हैं सुना, वो कहते हैं काम कर। तुम लोग इंडिया में जो टॉयज होते हैं, खिलौने, वो तुम चाइना से बेचो, चाइना में बेचो 50 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में बेचो 20 रुपए का। पॉसिबल है? बिल्कुल ठीक। कितने में? तो बिजनेसमैन कहेगा पैसे मेरे घर पे टंगते हैं, हम अपनी जेब से पैसा लगाएं। तो चाइना गवर्नमेंट ने कहा बर्बाद करो इंडिया को, 30 रुपए तुम मेरी ओर से ले लेना सब्सिडी के तौर पे। तुम एक्सपोर्ट तो करो इंडिया में, वहां की इंडस्ट्री को खत्म करो, खिलौनों की इंडस्ट्री को। जब वहां के खिलौने वहां बनने बंद हो जाएंगे तो हम 20 का 50 लेना शुरू कर देंगे, उनको गुलाम बना लेंगे इकोनॉमिकली। नहीं समझे? फिर कमाएंगे ही कमाएंगे, दिक्कत क्या है? ऐसा उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप होली में रंग खेलते हो तो चाइनीज कलर आ रहे हैं, दिवाली में क्रैकर्स बजाते हो तो चाइनीज क्रैकर्स आ रहे हैं, है कि नहीं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सस्ते होते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ज्यादा चमकदार होते हैं, लाइट ज्यादा मारते हैं। हाँ, और उनको ऐसा नहीं सस्ता होता वो महंगा है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट कहती है यहाँ के बिजनेस को खत्म करो, इसीलिए वो यहाँ सस्ता बिकता है। अब समझ में आई बात?
अब ढंग से सुनना, इंडिया वाले क्या करें बेचारे, हो गए ना, क्या हो गए, पुअर इंडियंस बेचारे। लेकिन सरकार ने कहा तू डाल ढाल, मैं पात पात। अब हम वो चाल चलेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। किसने बोला, मंगाओ वहां से 20 रुपए में, तुमको इंडिया को बर्बाद करना है ना, मंगाओ इंडिया में 20 रुपए में, तुम ये सामान चाइना चाइचू करके यूएस में सामान यही 40 रुपए में बेचते हो, हम 20 रुपए में खरीद कर तुम्हारा ही सामान वहां 35 में बेचेंगे। अब कर लो लड़ाई, तुम्हारा ही सामान 20 में खरीदेंगे इंडिया में और 35 में वहां बेचेंगे। तुम तो अपना सामान वहां 40 में बेच रहे हो, 35 क्यों 30 में बेच लेंगे, 30 क्या 25 में बेचेंगे, तब भी हम कमा लेंगे। अब तुम्हें बर्बाद करेंगे तुम्हारी ही पॉलिसी से, नहीं समझे। हम अमेरिका में क्यों भेजेंगे, तुम तो चाइना से चाइना वालों को ही 50 में देते हो, हम तुमसे ही 20 में खरीद कर तुम्हारे ही देश में 30 में बेचेंगे बेटा। अब मेरी बात समझ में आई। तो गवर्नमेंट कहती हम ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे जो इंपोर्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। केवल ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहते जो इंपोर्ट करते हैं और इंडिया के बिजनेस को बर्बाद करते हैं। यहाँ के बिजनेसमैन क्या करते हैं, चाइना से माल खरीदो, लोगों को बेचो, तो यहाँ का इंडिजिनियस जो हमारा इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो हमारा बर्बाद हो रहा है। तो हम डोमेस्टिक बिजनेस बर्बाद करने वालों को ये बेनिफिट नहीं देंगे, हम किसको देंगे, जो एक्सपोर्ट का काम करेंगे। इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए। अब बात समझ में आई क्यों बोला गया एक्सपोर्टर। इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, यानी कि मैंने किसी ऐसे एक्सपोर्टर को इंपोर्ट लाइसेंस दिया था कि यहां से तुम 1 लाख खिलौने मंगा सकते हो, 1 लाख टन मटेरियल मंगा सकते हो, मान लेते हैं तुमको 1 लाख टॉयज में 20 रुपए का फायदा होता। कितने का, यहां से खरीदते यहां बेचते तो तुम कमाते 20 रुपए। तुमको हमने ये लाइसेंस दे दिया, तुमने 80,000 टॉयज खरीद लिए, कितने टॉयज खरीद लिए, प्रॉफिट कमा लिया। अब 20,000 टॉयज और खरीदते 20 रुपए के हिसाब से तो 4 लाख रुपए और कमा सकते थे तुम। अरे बोलो ना, तुमने क्या किया, ये कमाया नहीं बल्कि इसको तुमने सेल कर दिया अपने दोस्त को 50,000 में ये लाइसेंस, कि जाओ तुम इंपोर्ट करो और उस सामान को एक्सपोर्ट कर देना। अब वो कितना कमा लेगा, 3.5 लाख। कितना कमा लेगा, कमाएगा ना वो, 4 लाख का टोटल प्रॉफिट होगा, 50,000 उसने हमको दे दिया तो 50,000 हम कमा लिए, 3.5 लाख वो कमाएगा। अब बताओ ये 50,000 जो मैंने प्रॉफिट कमाया इस इंपोर्ट लाइसेंस को बेच करके, किसके अगेंस्ट कमाया, अरे उसी लॉस के अगेंस्ट कमाया जो हम प्रॉफिट कमा सकते थे पीजीबीपी से। यानी पीजीबीपी का जो प्रॉफिट हम कमा सकते थे अब नहीं कमा पाएंगे, नुकसान हो गया। उसी के अगेंस्ट तो हमको 50,000 रुपए मिले लाइसेंस को सेल करने के, तो ये मेरी कौन सी इनकम है, पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। अदरवाइज लाइसेंस आपकी एसेट होती है और एसेट को बेचने पर कैपिटल गेन लगना चाहिए। लाइसेंस आपके लिए क्या है, उसको बेचने पर क्या लगना चाहिए, यहां क्या लग रहा है। अब समझ में आया रीजन क्यों, बिकॉज दिस इज द compensation against those income which we would have earned if it did the business, if it would have done the business। हाँ या ना, अगर हमने ये बिजनेस किया होता तो we were capable to earn rupees 4 lakh, but against that rupees 4 lakh now we are able to earn only rupees 50,000। how, by selling the import license, that's it। this is our PGBP, not the capital gain। पहला पॉइंट समझ में आया। मैंने पहला पॉइंट बताया था, any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year shall be charged to tax under the head income from PGBP। दूसरा मैंने बताया, in case of an exporter, point number 1, profit on sale of import license,
दूसरा अब सुनो, ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या? ड्यूटी ड्रॉबैक। जब आप कोई सामान विदेश में सेल करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट कहती है आप ड्यूटी मत दो। पढ़ोगे जीएसटी वगैरह में, टैक्स मत दो, जिसको हम कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, नाम ही है इसका। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू एक्सपोर्ट एनी आइटम आउट फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री, देन इट वुड बी नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई। और जब जीरो रेटेड सप्लाई होती है तो उस पर आप टैक्स क्यों दोगे भाई? एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, आपका सामान विदेशों में महंगा होगा तो कौन खरीदेगा? हम आपसे टैक्स ले ही नहीं रहे, आप बेचो ना विदेश में। लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं, पहले हम टैक्स दे रहे हैं, सामान विदेश में चला गया, अब हम इसका रिफंड मांगेंगे। बात समझ में आई? टैक्स को वापस मांगना गवर्नमेंट से, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अगर मेरा सामान 100 रुपए का था और टैक्स 20 रुपए का था, तो हमने खरीदा कितने में था? 120। हमने इस सामान को बेच दिया 150 में, ये 20 रुपए का हमको वापस लेना है, कॉस्ट वापस लेंगे ना, क्योंकि हमने टैक्स दे दिया है खरीदते समय। जब हम इसका वापस मांगेंगे तो ये मेरी पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी, क्योंकि मेरी कॉस्ट क्या हो गई? परचेस कॉस्ट 120 से कम होनी है। हाँ या ना? बात समझ में आई? क्लियर है? तो कहा गया ड्यूटी ड्रॉबैक। पहला क्या बताया? इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक। तीसरा है कैश असिस्टेंस रिसीव्ड। गवर्नमेंट ने कहा, चाइना की गवर्नमेंट ने या चलो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, चीनी बेचो तुम लोग इंडिया में 40 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से? चीनी कितने में बेचो? मालिक कह रहा है शुगर मिल का, जब कॉस्ट ही 60 रुपए है तो हम 40 में कैसे बेच लें? हम अगर नॉर्मल इसको सेल करते तो हम इसको 60 में बेचते। आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हो 40 में बेचने के लिए? तो शुगर रेंट प्राइस कंट्रोल एक्ट में आता है तो ठीक है, 40 में दिया। 20 रुपए उनको कंपनसेशन कौन देगा? कैश कंपनसेशन या कैश असिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल ना, ये भी तो सेल का ही हिस्सा है। कहां जाना चाहिए? पीजीबीपी में। कहां जाना चाहिए? यानी उस बिजनेसमैन को 40 रुपए हमसे मिलेगा, 20 रुपए गवर्नमेंट से मिलेगा। तो जो हमसे मिला वो तो इनकम है ही है, जो गवर्नमेंट से मिला वो भी उसकी इनकम है, पीजीबीपी है। मैंने क्या बताया? इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड द लास्ट वन ड्यूटी इंटाइटलमेंट। कैश बुक को ट्रांसफर करने पर, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक को ट्रांसफर करने पर जो प्रॉफिट अराइज होगा। मैंने क्या बोला? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक को ट्रांसफर करने पर जो हमको फायदा होगा वो भी पीजीबीपी है। अब पूछो ये क्या है? पूछो। गवर्नमेंट ने कहा देखो, तुम हमको टैक्स देते हो, फिर तुम सामान विदेश में ले जाते हो, फिर हमसे टैक्स वापस मांगते हो। हमको टैक्स देते हो, सामान विदेश में ले जाते हो, फिर हमको टैक्स वापस मांगते हो। तो ये उठक बैठक किस चीज की हो रही है भाई? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारे नाम से हम 5 लाख रुपए की डीईपीबी बना दे रहे हैं, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। कितने रुपए की? मान लेते हैं 5 लाख, छोटा अमाउंट ले लेते हैं। तुम सामान एक्सपोर्ट करो, जितना भी टैक्स बनेगा तुम हमको देते ना, अरे बोलो ना, उसके बाद वापस मांगते। तुम यहीं से एडजस्ट कर लो, कितने का टैक्स बना 1 लाख का, यहीं से माइनस कर लो। ना तुम्हें देना है ना लेना है कि नहीं? तुम्हारे खाते में हम क्रेडिट रखे हैं, इसमें से माइनस होने का मतलब हुआ कि तुमने इतना टैक्स यूज कर लिया। हमारा टैक्स हम ही को वापस देते, वापस लेते, वापस देते, तो उससे अच्छा इसी में से क्रेडिट करके माइनस कर दिया। ना दो ना लो, क्रेडिट खत्म। फिर उसके बाद 50,000 का, फिर 80,000 का,
एक 80 आपने यूज कर लिया, अभी भी इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है? 270 नहीं 230, दो 270 इतना बचा हुआ है बैलेंस। बोलो ना, आखिर ये कमा रहे हो ना तुम। टैक्स देते, टैक्स लेते, टैक्स देते तो कॉस्ट बढ़ाते, टैक्स वापस लेते तो अपनी इनकम बनाते, हेर फेर चलता रहता। आखिर इससे आप अपने बिजनेस का ही तो प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आप हमें टैक्स देते तो पहले खर्चा होता, वापस लेते तो आपकी इनकम होती, फिर खर्चा होता, फिर इनकम होती। हाँ या ना? तो हम चाहते हैं ना ये हो ना ये हो, लेकिन ऐसे होने से आप अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा ही रहे हैं कंडीशंस पूरी करने पर। तो आप एक काम करो, हमारी डीईपी में वैसे ऐसे पैसा निकालते रहना, जैसे पासबुक मिलती है वैसे ही हमने आपको पासबुक में पैसा दे दिया। अब हुआ क्या, 270 इसमें बैलेंस है, यानी अभी भी हम अर्न कर सकते हैं 270, लेकिन मैंने इस पासबुक को अपने दोस्त को 80,000 में बेच दिया। नाउ आई वॉज कैपेबल टू अर्न 2,70,000 मोर, but I transferred it and I earned rupees 80,000 against that. Now this is mine income 80,000। ये बिजनेस की इनकम 270 कमा सकते थे, लेकिन अब केवल 80,000 में दे करके खत्म कर दिया। बाकी का इनकम कौन कमाएगा? वो मेरा दोस्त जो उसने हमसे डीएपी भी खरीद लिया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये 80,000 मेरी क्या हो जाएगी? पीजीबीपी। कुल मिलाकर मैंने 2 पॉइंट अभी तक बताए हैं इन टोटालिटी। पहला पॉइंट बताया, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा मैंने बताया, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश रेजिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, दैट्स इट। पक्की बात? थर्ड पॉइंट बात करें, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। थर्ड बोला गया कि अगर आपको कोई, चलो कहानी सुन लेते हैं उसके बाद इस थर्ड पॉइंट को बताते हैं। हमारे पास एक एजेंसी है, हमारे पास नहीं, आदित्य के पास एक एजेंसी थी निरमा कंपनी की, ठीक है। और ये साल भर में निरमा कंपनी को 4 करोड़ की टर्नओवर देता था। कितने की? 4 करोड़ की टर्नओवर देता था। निरमा कंपनी ने इसको धक्के देकर बाहर निकाला और हमको रख लिया। अब टर्नओवर हम 40 करोड़ का दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक, 40 करोड़ का टर्नओवर पा करके कंपनी फूल करके कुप्पा हम आए थके फिरे घर पे, तो जैसे ही दरवाजा खोला, पैरों के नीचे कोई कागज लड़ा, लाइट जलाई तो लिफाफा था, खोल कर देखा तो उसमें कंपनी का लिखा हुआ था कि हम आपके काम से बड़े खुश हैं, एक काम करिए, 1 हफ्ते की फॉरेन ट्रिप हो आइए ऑस्ट्रेलिया, और 5 लाख रुपए का इसमें कैश वाउचर है, वो खर्च करिएगा। तो 10 लाख रुपए का कंपनी ने एक तरह से हमको एक गिफ्ट भेजा। अब थके हारे थे, लेकिन फ्लाइट का टाइम हो गया था, तुरंत बैग पैक किए और चलते बने। 10 दिन बाद वापस आए 10 लाख खर्च करके, दरवाजा खोला, फिर थके हारे थे। जैसे ही दरवाजा खोला, फिर पैर के नीचे कुछ सरसर आवाज आई, लाइट जलाई। अब हमको वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस था, उसमें लिखा था ये 10 लाख रुपए आपकी पीजीबीपी है। बोलो क्या ये सही है? ये अदर सोर्स है या पीजीबीपी? हाँ, कहानी समझ में आई? धक्के देकर मारने वाले नहीं। ये बताओ, पीजीबीपी वाली समझ में आई कि तुम लोग उसी के ही चक्कर में पड़े हुए हो? अरे बोलोगे या मुंह बंद रहेगा?
मतलब पीजीबीपी पढ़ा रहे हैं तो पीजीबीपी। बहुत बढ़िया, ये मेरी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। दिस इज नॉट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस दिया, इसी वजह से मुझे ये बेनिफिट मिला। अगर मैंने ये बिजनेस नहीं दिया होता, 2 करोड़ का दिया होता, तो क्या हमको ये बेनिफिट मिलता? यानी दिस बेनिफिट वाज गिवन टू मी फॉर परफॉर्मिंग इन अ बेटर वे इन माय बिजनेस और प्रोफेशन। यस और नो? ये वही है पॉइंट नंबर 3। ढंग से सुने, ये देखें। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ perquisites whether convertible into money or not। मैं नेक्स्ट सेशन में देख लूंगा, शायद इसमें कुछ अमेंडमेंट आया है, लेकिन इतना अमेंडमेंट नहीं है जो तुम लोग को अफेक्ट करे। शायद एक बार देख लूंगा, शायद तो चेक करके आ जाऊंगा। whether convertible into money or not arising from business or profession, arising from business or exercising of the profession, यानी only and only due to the business or profession I was capable to earn it, that's why it's a PGBP। यानी whatever I am getting the benefit in terms of non monetary, यानी देखो ना, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश आइटम, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे उसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकें या ना कर सकें। हमको 5 लाख रुपए की टिकट थी और 5 लाख रुपए का कैश वाउचर था, तो 5 लाख रुपए की टिकट जो हम तभी यूज कर पाएंगे जब हम विदेश जाएंगे, और 5 लाख रुपए का कैश वाउचर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते मनी में, 5 लाख रुपए की टिकट है और 5 लाख रुपए कन्वर्ट कर सकते थे कैश में, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सारा का सारा पीजीबीपी माना जाएगा, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। ये आपका बिजनेस और प्रोफेशन का ही हिस्सा है, चल सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने बताया अभी तक, बता सकते हो कौन कौन सा? एनी प्रॉफिट और गेन, any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year। दूसरा, in case of an export license, in case of an exporter, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on transfer of duty entitlement passbook। थर्ड मैंने बताया, the value of any benefit or perquisite arising from business or profession, whether convertible into money or not। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें, कुछ और अच्छा देखें, कहानी सुनोगे? वाह भाई वाह, कहानी सुनो। हुआ क्या था? नहीं, कहानी से तुम लोग को रिलेट कर लोगे पॉइंट्स को। हुआ ये था कि मेरे पास अच्छा एक न्यूज आई थी अबाउट 1998, 7, 6 या 99 में, ऐसा कुछ न्यूज चल रहा था जब ये डिश टीवी का जमाना नहीं था। हम लोग बैठे थे तब तक 8:30 बजे का न्यूज चैनल चला, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियल की न्यूज है। उसमें एक आदमी ने दावा किया कि हम पानी से पेट्रोल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और ये न्यूज में हर जगह चलने लगा है। हाँ, उस समय न्यूज चल रही थी, तो अब हैंडपंप चलाएंगे ना तो पेट्रोल निकलेगा, ये करेंगे ना पेट्रोल निकलेगा। अब आज का जमाना होता तो खूब मीम वगैरह बने होते मजेदार, लेकिन उस समय इतना नहीं कुछ था, सोशल मीडिया था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं, केवल न्यूज चैनल था, दूरदर्शन पी वाला। अब हुआ क्या, उस आदमी ने कहा हम शनिवार को आएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे पानी से पेट्रोल कैसे बनता। हो सकता है उसने किया हो। अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं, यहाँ चलो, वो न्यूज चैनल में बैठा, उससे एंकर ने पूछा बताइए आप पानी से पेट्रोल कैसे बनाएंगे। उसने कुछ मिक्स विक्स किया, नहीं बना, फिर मिक्स विक्स किया, नहीं बना। अब हम इसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा रहे हैं, ठीक है ना उसने मिक्स किया, नहीं बना, आखिर हार मान करके पूरी जो देश में एक रौनक थी वो बुझ गई।
फ्लैशबैक में चलते हैं, एक दिन पहले क्या हुआ होगा। रात में वो घर पे बैठा था, अचानक दरवाजा खटखटाया, खटखट। दरवाजा खोला तो बाहर कुछ ऊंट और कुछ शेख साहब दिख गए, सऊदी वगैरह से आए थे। सबके हाथ में बंदूक, बदमाश, ये वो। और बेटा तू कल पेट्रोल पानी से पेट्रोल बनाएगा? कहा। तो कहा गोली खाएगा या 50 करोड़ खाएगा? तो उसने कहा गोली कौन खाएगा मालिक, हमको 50 करोड़ खिला दो। तो उसने 50 करोड़ खाया और किनारे हो गया। अगले दिन वो भूल गया। तो अगले दिन वो भूल गया न्यूज चैनल पे कि कैसे बनाया जाता है पानी से पेट्रोल। ये तो हमने मजाक में कहा, लेकिन सीरियस नोट पर अगर लें कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी फीस, एग्रीमेंट ऑफ सच टाइप्स हो जिसका एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास हो यूज करने का, और अगर वो राइट फॉर्मूला और कुछ चीजें पेटेंट कॉपीराइट में आपको यूज करने के लिए दूं, तो क्या मैं फ्री में दूंगा? अगर वो बना लेता बंदा, तो फिर इंडिया में जितने बिजनेसमैन होते वर्ल्ड में, कहते हमको भी पानी से पेट्रोल बनाना, कहता अल्लाह 1 रुपए पर लीटर हमको भी देना, घर पे पहुंचा जाना। वो उसका हमेशा के लिए लाइफ टाइम का एक रॉयल्टी बन जाता। हाँ या ना? तो कहने का मतलब अगर हम ये कर रहे हैं, हम ये सेल कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं? हमने कुछ ऐसा बना लिया तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? एक कंपनी आई दौड़े दौड़े मेरे पास, मैंने एक कार बनाई जो जमीन पर चलती है, जरूरत पड़ने पर हवा में उड़ती है और पानी में भी तैरती है। मजाक नहीं, हो ही रहा है, अब तो बन ही रही है, अब तो मजाक करने की बात भी नहीं है। यही चीज हम 7-8 साल पहले बोलते थे तो शायद उस समय बच्चे लेकिन अब तो ये प्रैक्टिकल में आ रहा है। तो और यही एग्जाम्पल 7-8 साल पहले भी रहता था। ठीक है ना? तो हुआ क्या कि अब इस तरह की मैंने कार बनाई, तो उसका पेटेंट मेरे पास आ गया। अब पेटेंट लेकर मैं कर क्या करूंगा? घर पे बैठ जाऊंगा? हाँ, यहाँ तो मैं अपना बिजनेस करूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। या तो दूसरी कंपनियां मेरे पास आए कि ये पेटेंट हमको यूज करने के लिए दो, लेकिन मेरे पास एक कंपनी आई, हम तो सोचे थे ये फॉर्मूला देंगे दूसरों को। एक कंपनी आई, उसने कहा मेरा जीना खराब क्यों कर रहे हो, 100 करोड़ ले लो, लेकिन ये फॉर्मूला किसी को बताना मत। नहीं समझे, उल्टा हो गया। होना क्या था? फॉर्मूला दे दो, हम ये कार बनाएं। उसने कहा ये फॉर्मूला किसी को देना मत, नॉट टू शेयर। क्या कहा उसने? उसका एग्रीमेंट बनवाया। ये पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला और इस तरह का जो कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, इसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, खबरदार। उसके अगेंस्ट हम आपको पैसा दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? मैं पेंसिल बनाने वाली कंपनी हूं, मैं अप्सरा कंपनी हूं, मैं पेंसिल कंपनी बनाती हूं। अब मैंने सोचा चलो अब हम इरेजर भी बनाते हैं। अब नटराज को लगा कि अप्सरा कंपनी वाला पेंसिल बना करके हमारा धंधा तो चौपट कर ही चुका है 50%, अब इरेजर में भी आएगा तो धंधा, तो वो मेरे पास आएगा, भैया ये ले 200 करोड़, तू इरेजर मत बना। बात समझ में आ रही है? हम उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो मेरा क्या है, मैं उससे कमा सकता था। कौन सा कमा सकता था? बिजनेस का प्रॉफिट अर्न कर सकता था। लेकिन अब क्या मैं अर्न कर पाऊंगा? नहीं। उसी का तो कंपनसेशन मिल रहा है, तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? पीजीबीपी का प्रॉफिट हुआ। देखो, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। मुझसे कहा गया रबड़ मत बनाओ, इरेजर मत बनाओ। मुझसे क्या कहा गया? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी। मुझसे ये नहीं कहा गया कि बिजनेस मत करो। उसने कहा तुम पेंसिल बना रहे हो, पेन बना रहे हो, दैट इज ओके, वी आर ओके विद दैट, यू आर ऑलरेडी इन द मार्केट, बट नाउ यू आर गोइंग टू लॉन्च अ इरेजर कंपनी। इरेजर आप लेने जा रहे हो, करने जा रहे हो,
Now we are just going to stop that, and for stopping that I am just going to pay rupees 200 crore or 500 crore or 1000 crore rupees. बात समझ में आई? तो ये मेरा बिजनेस प्रोफेशन पूरा बंद नहीं करवा रहा, उसका एक हिस्सा या एक्टिविटी बंद करवा रहा है ताकि हम उसके कंपटीशन में ना आ पाए। मैं फिर बोलूं, एनी sum received or receivable under an agreement for not carrying out any activity, business activity or profession, जिसको हम कहते हैं compete fees। मैंने सामने लिखा, भैया तू मेरे पड़ोस में अपना प्रोफेशन खोल रहा है, मत खोल, यहां से जा, ये ले ले 5 करोड़ रुपए, ये ले ले 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़। इसको हम कहते हैं नॉन कम्पीट फीस, कंपटीशन से हटाना, एक तरह से आप कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या है, जो ले रहा है उसके लिए वो पीजीबीपी है। क्या है वो? पीजीबीपी। लेकिन ये कैपिटल गेन भी हो सकता है। सुनो 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 सुनो, अगर ये पूरा बिजनेस ले लेता तो कैपिटल गेन अराइज होता। उसने हमसे केवल बिजनेस का एक एक्टिविटी बना किया, उसके अगेंस्ट में हमको कंपनसेशन दे रहा है। अगर पूरा बिजनेस बंद करने की बात करता है या प्रोफेशन, तो मुझे कैपिटल गेन अराइज होता। तो इसलिए क्या, प्रोवाइडेड नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। अब समझ में आई बात? इसी में ही आते हैं, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, ट्रेडमार्क और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल थिंग्स। दोनों चीजें समझ में आई? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फीस, फॉर्मूला एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? शुरू से बोले अब 5 पॉइंट। पहला मैंने बताया था, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा मैंने बताया था, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश रेजिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। थर्ड मैंने बताया था, the value of any benefit or perquisite arising from business or exercising of the profession, whether convertible into money or not. And the last one मैंने अभी जो डिस्कस किया, any amount received or receivable for not, पहला, sharing any know-how, patent, copyright, franchise, formula, for not carrying out any business activity or professional services। समझ में आई बात? पक्की बात है, आगे चल सकते हैं। अगर याद हो तो मैंने ये चीज आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं सैलरी में, मैंने कहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा। याद आया? डिटेल में बताया था, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, याद आया होगा। जो हमारा इस चैप्टर से मतलब है हम केवल वही बता रहे हैं, बाकी हम उतना डिटेल में नहीं बताएंगे जो हमने सैलरी में बताया है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, ट्रेडर हूं, मेरे पास एक की मैन है। की मैन है, की मैन मतलब जिसके पास चाबियों का नहीं, हाँ, कार की चाबी हो, हाँ। तो की मैन का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जिसके मेरे बिजनेस में रहने या ना रहने से मेरे बिजनेस को फायदा या घाटा होता है, दैट इज नोन एज की मैन। क्या पियून हो सकता है? बताया था, हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसके रहने या ना रहने से मेरे बिजनेस को फायदा या घाटा होता हो। अब इस ट्रेडर ने अपने की मैन का इंश्योरेंस कराया, हो सकता है इसको मेरा कंपटीटर ले जाए, हो सकता है कि ये इनकैपेबल हो जाए जॉब करने के, या हो सकता है इसकी डेथ हो जाए। तो हमको तो मेरे बिजनेस में घाटा हो, तीनों केस में मैंने इसका इंश्योरेंस करवा लिया। अगर ये छोड़कर चला जाता है काम, तो की मैन इंश्योरेंस का 10 लाख रुपए मिला, किसको मिलेगा, हमको या की मैन को? हमको, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है, बिजनेस का, और मैंने ही उसका इंश्योरेंस कराया था। अब 10 लाख रुपए हमको मिला, ये किस हेड में टैक्सेबल होगा मेरे?
पीजीबीपी में। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट का ही तो नुकसान था जिसकी भरपाई हुई है। इसके रहने से हम वो कमा सकते थे, अब नहीं कमा पाएंगे, उसी का तो कंपनसेशन दिया गया है, इसीलिए पीजीबीपी। इसीलिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा चार्जिंग सेक्शन में आ गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? एक अच्छी बात सुनोगे और सुन लो। There are 3 partners in a firm, Mr. A, B, and C. They are doing the business in the name of Messrs. Tubelight Limited, Tubelight firm, Tubelight and Brothers, जो समझ लो। इन्होंने इस नाम से एक फर्म खोली, पार्टनरशिप फर्म। ए को सैलरी दी गई 2 लाख रुपए। क्या दी गई? बोनस दिया गया बी को 1.5 लाख रुपए। कमीशन दिया गया सी को 3 लाख रुपए। बाकी जो बचा काले चोर ले गए नानी तेरी मोरनी को, तीनों ने बराबर बराबर बांट लिया। बाकी जो बचा तीनों ने बराबर बांट लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों को 50-50 हजार रुपए मिले। मेरे सवालों का दो। ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट। प्रॉफिट किस हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी, बोनस, कमीशन कहां कहां टैक्सेबल होगा ये बताते जाओ। सैलरी अगर मिल रही है तो कहां जाएगा? बोनस कहां जाएगा? है? अच्छा, कमीशन, अदर सोर्सेस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे बोलो भाई, सब गलत है। ये सब इतनी चीजें वही तो बताने के लिए बैठ। मैंने तो कहा था अच्छी चीज सुना है, तुमने कहा सुनाइए, तो वही सुना रहे। अब गाना नहीं पसंद आया तो हम क्या करें? पीजीबीपी में जाएगा। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स की डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं मानी जाती है लॉ में भी। पहली चीज, उसको भी मारो गोली। अगर हम एक दूसरे सेंस से बात करें, अगर ये पार्टनर्स हैं, इंडिविजुअल केवल मिस्टर ए होता, कोई पार्टनर नहीं होता, तो ए अपने प्रॉफिट से सैलरी निकाल कर ले जाए, बोनस निकाले, कमीशन निकाले। अगर इंडिविजुअल होता, प्रोप्राइटर होता, तो वो तब निकाल सकता था जब सब पर टैक्स दे चुका होता। किस हेड में? पीजीबीपी में। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फंड ना। एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन। अरे प्रॉफिट कमा लिए, टैक्स दे दो, अब उसको तुम सैलरी नाम से बांटो, बोनस नाम से बांटो, इंटरेस्ट के नाम पर आपस में बांटो, हमसे क्या लेना देना भाई? है लेना देना इंडिविजुअल होते तो। लेकिन अब जब पार्टनरशिप बन गई तो तुम कह रहे हो हम सारे पार्टनर हैं, हम तो सैलरी निकालेंगे, बोनस निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे। तो क्या सोर्स चेंज हो गया क्या? नहीं, बिजनेस तो वही है, काम वही है, अंतर ये प्रॉफिट आपस में बांट ले रहे हो। तो जाएगा ये प्रॉफिट का बांटना। अगर ये प्रॉफिट नहीं बांटे होते तो कहां टैक्स लगता? पीजीबीपी में फर्म टैक्स देती, फर्म टैक्स देती। बांट दे रहे हैं तो क्या नेचर चेंज हो गया अर्निंग का? नहीं, हो तो मालिक ही,
तो वहां पीजीबीपी में टैक्स देते थे, वहां नहीं दे रहे हो तो चलो तुम ही दे दो। किस हेड में? पीजीबीपी में। सीधा हिसाब है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर हम ये पैसा आपस में नहीं बांटते तो टैक्स किसको देना पड़ता? फर्म को। किस हेड में? पैसा आपस में बांट ले रहे हैं तो क्या नेचर चेंज हो गया क्या? कहां टैक्स देंगे? पीजीबीपी में। मैंने किसकी बात की? केवल इन चार की बात की। ओहो, मैंने केवल सैलरी, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की। हमने ये बात ही नहीं की इसकी। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो तब बांटा जाता है जब फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। टैक्स देने के बाद बांटा गया है तो दोबारा टैक्स क्यों लोगे उस पर? ये पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? माफ होता है अंडर सेक्शन 10। कुछ कुछ समझ में आया? फिर से बोलूं, अगर ये पार्टनर्स आपस में नहीं बांटते, 10 लाख रुपए बांटना था, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर नहीं बांटती है फर्म तो 3 लाख रुपए 30% के हिसाब से फर्म को टैक्स देना पड़ेगा। सेस वगैरह छोड़ देना, 30% टैक्स। बचा कितना? 7 लाख को तीनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे। टैक्स ऑलरेडी जा चुका है, प्रॉफिट तीनों में बंट जाएगा, माफ होगा, पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है फर्म के हाथ में। और मैंने कहा पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों की आइडेंटिटी एक ही होती है, अलग नहीं कर सकते नॉर्मली। अब ज्यादा अंदर मत जाना लॉ के, ठीक है, नहीं तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अब मान लो 10 लाख है, इसमें से 8 लाख हमने पार्टनर्स को बांट दिया। पहले 10 लाख पूरा पीजीबीपी था, अब फर्म के हाथ में 2 लाख पीजीबीपी हो गया। फर्म के हाथ में, इस पर 30% टैक्स दे दो, 60,000। 140 पार्टनर्स को बढ़ जाएगा तीनों में और यह एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 8 लाख का क्या करें? पहले ये फर्म 8 लाख पीजीबीपी की तरह टैक्स दे रही थी, अब यही 8 लाख आपस में बांट ले रहे हैं तो पार्टनर पीजीबीपी की तरह टैक्स देंगे। पार्टनर्स के हाथ में सैलरी गई तो वो सैलरी नहीं है, पीजीबीपी है। पार्टनर के हाथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया तो अदर सोर्सेज नहीं है, पीजीबीपी है। बोनस है, कमीशन है, सब पीजीबीपी पार्टनर्स के हाथ में जाएगा, एक्सेप्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। रीजन समझ में आया? ये वही है। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिमनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो नाम दे दो। नाम में क्या रखा है? नाम क्या है? गाना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू टू और नॉट रिसीव्ड, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म विल बी डीम्ड टू बी द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अभी तक मैंने टोटल कितने पॉइंट बताए गिने? पहला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा बताया, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। लास्ट यही बताया था। Any the value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or exercising of the profession. Any amount received or receivable from any person. Number one, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchise fees, license fees, etc. For not carrying out any business activity or profession. ये इसको हम नॉन कम्पीट फीस कहेंगे। That's it. ये भी पीजीबीपी में जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया इन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, 6 पॉइंट बता दिए क्या? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, और लास्ट मैंने अभी अभी बताया आपको, बोल रहे एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रिमनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिमनरेशन, वॉट एवर द नेम यू वांट टू गिव, is receipt or receivable by partner from its partnership firm shall be charged to tax under the head PGBP. क्लियर हुआ? खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है। अब आते हैं इस पॉइंट पर। चाय नहीं पिए, बर्फ पिए, सुनेंगे। मजेदार है ना चैप्टर, खूब मजे आएंगे हैं।
नॉर्मली सेक्शन 28 नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन गलत बात है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये पॉइंट्स जानेंगे कैसे। सेक्शन 28 बोले, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, जरा ढंग से सुने। ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कहा, सुन मैं तुम्हें हर महीने 1,00,000 किलो मटेरियल सप्लाई करूंगी 10 रुपए के हिसाब से 1 साल तक लगातार। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, हो गया। बी लिमिटेड भी सेटिस्फाइड। ये हुआ था, जो एग्रीमेंट तोड़ेगा ना वो 3 लाख रुपए का कंपनसेशन देगा। अब समझ में आई? मार्केट में इसका दाम हो गया 15 रुपए, चलो 13 रुपए। अब मिस्टर ए को होने लगा नुकसान। मार्केट में वही सामान वो 13 रुपए में बेच सकता है, जबकि वही सामान हर महीने वो 10 रुपए पर बेचने के लिए बाउंडेड है ना। मिस्टर ए ने कहा, हम ये एग्रीमेंट या मॉडिफाई कर लो या हम तोड़ दें। बी ने कहा, ऐसे कैसे तोड़ोगे, कंपनसेशन दे दो। कितने की बात हुई थी कंपनसेशन? 3 लाख। चलो 3 लाख छोटा अमाउंट बोल दिया गलती से, 10 लाख मान लो, 10 लाख का कंपनसेशन दे दो। ए ने कहा ठीक है ले लो, या तो टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई कर लो आपस में बैठकर। तो भी मिस्टर बी कहेगा, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई करेंगे इवन दो आई विल बी इन लॉस, कंपनसेशन दो जैसा कि हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है 10 लाख का। ए इसको कंपनसेशन देगा 10 लाख का। अब या तो एग्रीमेंट मॉडिफाई हो जाएगा या तो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसा भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसको जो 10 लाख मिल रहा है ये क्या है? पी जी बी पी, ये कमा सकता था इससे सस्ते दाम पर, लेकिन अब एग्रीमेंट टूट गया तो नहीं कमा पाएगा। उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन मिला है, तो ये पीजीबीपी के लॉस के अगेंस्ट कंपनसेशन, दैट्स व्हाई शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। समझ में आई? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या यहां से यहां पैसा जाए? कंपनसेशन हो सकता है अगर ये सामान का दाम मार्केट में 7 रुपए हो, तो बी कहेगा तुमसे क्यों खरीदे सामान, हम मार्केट से खरीदेंगे 7 रुपए में। तुम लोग एक ही साइड क्यों सोचते, उल्टा भी तो सोच सकते थे। 7 रुपए में खरीदेंगे, तुमसे क्यों खरीदे रहे। चल एग्रीमेंट हम तोड़ रहे हैं, बी कहेगा। अब उल्टा हो गया, बी तोड़ रहा है और बी ए को दे रहा है 10 लाख रुपए, तो ए के लिए किस साइड में टैक्सेबल होगा? पी जी बी। अब समझ में आई बात? क्लियर है? सुनना, कहता है एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वही रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, चाहे वो अदर कंपनी का मतलब फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो, इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। क्योंकि अदर कंपनी का मतलब क्या ले लेंगे, कोई भी दूसरी कंपनी, इंडियन कंपनी हो या ना हो गया। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, कंपनी हो तो कोई भी हो, लेकिन अदर देन कंपनी की बात होगी तो केवल इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी की ही बात होगी। अरे अगर कंपनी है तो इंडियन कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, लेकिन अगर अदर देन कंपनी की बात होगी तो वहां पर केवल इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसीज की ही बात होगी। कहता है Mr. A was the distributor of a company of South India for South India during the year ended, modified the contract of agency in future. Mr. A will be distributor of a particular city only and the company compensate to Mr. A 5 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं, इंडिया का मैटर था तो इंडियन फर्म इंडियन एजेंसी कंपनी का मैटर तो था नहीं,
तो वहां पर इंडियन एजेंसी को अगर 5 लाख रुपए मिल रहा है कंपनसेशन कंपनी से, तो वो शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबी। समझ में आई बात? इसमें एक पॉइंट नहीं दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं दिया। वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट है बुक, रहने दो, मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, होगा। चलिए कहानी सुनोगे फिर से, मजेदार कहानी है। इतना तो छोटा दिमाग है, कितनी चीजें डालोगे आखिर। है कि नहीं? लेकिन कहानी एक बार आ जाएगी तो सेट हो जाएगा। सुनो सुनो, सुनाओ, लाइफ बनाओ। ये रिलायंस कंपनी है, ये हम पुरानी बात बता रहे हैं जब मार्केट में नया नया फोन वगैरह लॉन्च हो रहा था। उस समय बीएसएनएल और एमटीएनएल का पूछो मत, चांदी चांदी था। लोग लाइन लगा करके इनके डब्बे खरीदते थे। हमसे भी 5,000 ले लो, एक डब्बा दे दो। लैंडलाइन फोन 10,000 ले लो, डब्बा दे दो। अरे बहुत ज्यादा सिम चलने लगे थे। रिलायंस आई, उसने कहा मोबाइल ले लो फ्री में। फ्री में मालूम है तुम लोग को 500 रुपए में मोबाइल में? नहीं मालूम है? नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। हमारे पास आज भी नंबर है पुराना, डब्बा वो फोन भी है, जब पहला मॉडल मोबाइल का लॉन्च हुआ था रिलायंस का। आ गए, बस सैमसंग का था वो। सैमसंग का था, इतना छोटा सा व्हाइट कलर का, नोकिया वगैरह नहीं थी। और बोला गया 500 रुपए में मोबाइल लो। बच्चा घर से निकला जीनस लेने के लिए, वो ले गया घर पे मोबाइल। जीन्स, जीनस मतलब जीन्स। तो अब वो जीनस लेने के लिए निकला था 500 रुपए लेकर के, लेकिन घर पे ले गया क्या? मोबाइल। हर जगह देखो तो एक हम भी देखते थे, एक रिक्शे वाला जेब से हेलो, हम कहते देखो मेरे पास नहीं है, इसके। उस समय पढ़ते थे, हम भी शॉक्ड रहते थे, भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है, एक रिक्शे वाला देखो जेब से मोबाइल निकाल करके बात कर रहा है, कितनी बड़ी बात है, एक कॉल का 2 रुपया लगता है। तो खैर समय बीता, बीएसएनएल डूबने लगी, उसका दिमाग घबरा गया। रिलायंस ने असल में 6 अपने एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठाई हुई थी जो उसको मैनेज कर रहे थे, उस बिजनेस को। बीएसएनएल पहुंची, हमको भी दे दो ना कुछ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हमको दे दो। रिलायंस ने कहा हम अपना मैनेजमेंट क्यों देंगे तुमको? तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई दे दो और पैसा ले लेना, और क्या, तुमको इतना नुकसान हो रहा है, तुम्हारे पास कितने लोग हैं? रिलायंस ने कहा ठीक है, एक हम आदमी दे देते हैं, एक एग्जीक्यूटिव दे देते हैं जो तुम्हारा आज से बिजनेस संभालेगा, बड़े तेज आदमी है सब, दे दो हमको 1,000 करोड़ रुपए। तो बीएसएनएल ने दे दिया। अब कहानी बता रही है फालतू की, रियल में मत समझ लेना। 1,000 करोड़ रुपए दे दिया रिलायंस को, और रिलायंस उस आदमी को ले गया कोने में, कहते बर्बाद करके आ जाओ, मुझसे 2,000 करोड़ और ले ले। बात समझे? चलो ये भूल जाओ, 2,000 करोड़ इसको याद रखो, ये 1,000 करोड़ जो मिला है। ये जो 1,000 वो किस चीज का मिला भी है रिलायंस को? बिजनेस के लॉस का। वो अपने मैनेजमेंट का एक पार्ट वेस्ट कर रहा है, वेस्ट यानी VEST, ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट वेस्ट, WAST नहीं बोल रहा हूं, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर इसका कुछ कंपनसेशन मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड PGBP। इज इट क्लियर? मुझे देखना पड़ेगा क्यों रह गया इसमें से, अदरवाइज दैट इज द पॉइंट। समझ में आया? हमने अभी तक जितने पॉइंट बताए एक बार बता दे, खत्म होने वाला है लगभग, 2 पॉइंट और बचे हैं लास्ट के। Any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSC at any time during the previous year in case of an export SSC, profit on sale of import license, duty drawback, cash resistance, and profit on transfer of duty entitlement, passbook, the value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or profession
The value of any amount, the value of any compensation due to or received by any person for not sharing any know-how, patent, copyright, franchise, license fees, etc. for not carrying out any business or profession, जिसको हम non-compete fees भी कहेंगे. Any compensation or due to or received by any person on account of termination or modification in terms of the contract relating to an Indian company or other company, termination or modification in terms of contract relating to an Indian firm or Indian agency, vesting of the mandate in favor of the government. याद रहेगा. की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी याद रहेगा. एक और पॉइंट बताया था ना, नहीं हो गया सब. अब सुनो नहीं बात. एक सेक्शन तुम लोग पढ़ोगे इसी चैप्टर में 35AD, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस. 16 टाइप के 16 या 17 टाइप के बिजनेसेस पढ़ोगे. लिस्ट याद रखनी पड़ेगी वो 15-16 बिजनेसेस की. उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं. मशीन खरीदो पीएल में ले जाओ. अरे मशीन खरीदो. अब आते हैं, मैं तुम लोग को एक चीज और क्लियर कर दूं आज के बाद से. हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इस समय, हम क्या नहीं पढ़ रहे. पहली चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए. मुझे बोलने दो इत्मीनान से. मुझे मालूम है कि जो कंफ्यूजन आने वाले समय में होने वाले हैं, बार बार तुम लोग कहां गलती करोगे, वो गलती मत करना. वी आर नॉट हेयर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हम यहां केवल कॉम्प्यूटेशंस की बात करते हैं, नथिंग एल्स. यू कैन सिंपली से कैलकुलेशंस. हाँ या ना. हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट की बात ही नहीं करते. फॉरगेट इट. मींस आपको तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है अकाउंट्स क्या डेबिट क्या क्रेडिट. हम बुक्स नहीं बनाएंगे. जाओ, हम बुक्स बनाएंगे नहीं. माल खरीदा माल बेचा, हम बुक्स नहीं बनाएंगे. सरकार को टैक्स नहीं चाहिए. हमारे बुक्स बनाने या ना बनाने से सरकार का टैक्स कम या ज्यादा हो जाएगा. सरकार कहेगी बेटा नहीं बनाया हो ना, आओ हम कैलकुलेट करवा देते. कैलकुलेट करवा देते हैं, न कि बुक्स बनवा देते हैं. फर्क समझ में आया. हम सैलरी पाते हैं तो क्या हम बुक्स बनाना शुरू कर दें? अरे क्या मतलब है, मैं सैलरी पाता हूं, मुझे क्या अकाउंटेंट की जरूरत है. हाउस प्रॉपर्टी से मेरा किराया आता है तो क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा? कोई फायदा नहीं. बुक्स ऑफ अकाउंट हो ना हो, आपके इनकम टैक्स के कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने कोई चीज कैपिटल लेजर का डाला है, पीजीबीपी में हो सकता है इनकम टैक्स में पूरा उसको रेवेन्यू माना जाए. कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पर. बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने गलत एंट्री कर रखी है, इनकम टैक्स में उसके कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होने से आपके इनकम टैक्स में कोई डिसिसिव चेंजेस नहीं आ, मतलब डिसीजन लेने से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं आते. अब क्लियर हुआ मैटर? नहीं. मैंने अभी अभी बोला कि एक सेक्शन पढ़ोगे जिसमें कहा जाएगा प्लांट खरीदो और तुरंत उसको डिडक्शन ले लो. और मैं क्लियर कट थोड़ा सा लाइट मैनर में बोलूंगा पीएल में ले जाओ. तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अकाउंट सोचना स्टार्ट कर दो. यहां केवल सोचवाने की बात होगी. मैं कहूंगा पीएल में ले जाओ इनकम टैक्स में, तो पीएल सोच मत लेना. बस एक माइंड में फिगर क्रिएट हो जाएगा, हाँ वहां डिडक्शन मिल जाएगी. अदरवाइज एक्चुअल में मत लेकर चले जाना, नहीं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का बेड़ा पार हो जाएगा तुरंत. सब किया धरा सब खत्म हो जाएगा हर चीज का. ठीक है ना. तो यहां मैंने बोला प्लांट खरीदो डिडक्शन ले लो, यानी एक तरह से पीएल में डेबिट कर दो. दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लो. बिल्डिंग बनवाओ 5 करोड़ की और उसको पीएल में डेबिट कर दो. टैक्स बोल रहा है तो यहां डेबिट मत कर देना, एक्चुअल में अकाउंट से कोई लेना देना. डिडक्शन ले लो 100%. सोचो बिल्डिंग का पूरा डिडक्शन 1 साल में पॉसिबल है क्या? है. सेक्शन 35AD है. और भी ऐसे कई सेक्शंस मिलेंगे तुम लोगों को जहां पर कैपिटल नेचर का खर्च करेंगे, पूरा डिडक्शन 1 साल में मिल जाएगा. भले ही हम 10 साल तक उसको यूज करते रहेंगे. ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि आपको प्रमोशन मिल सके खर्च करने का. आप ज्यादा से ज्यादा वो बिजनेस लगाओ जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन मिल जाए. और जितनी ज्यादा डिडक्शन मिलेगी आपका प्रॉफिट उतना कम होगा, और जितना प्रॉफिट कम होगा आपका टैक्स उतना कम बनेगा. अब बात समझ में आई?
तो हमें डिडक्शन दी गई 35 AD में। हमको प्लांट का, मैंने 5 करोड़ का प्लांट खरीदा था, 5 करोड़ सीधे सीधे मैंने प्लांट को कहां कर दिया, पीएल में डेबिट कर दिया। ये केवल इमेजिनेशन है तुम लोग के लिए, अकाउंट्स को मत ध्यान रखना, क्योंकि बार बार तुम लोग गलतियां करोगे। केवल समझाने के लिए 5 करोड़ पीएल में डेबिट हो गया, डिडक्शन मिल गई आपको। सुनो, अब अगर हम ये प्लांट 50 लाख में सेल कर दें, 2 मिनट के लिए मान रहे हैं, तो कहां डेबिट हुआ था, अब कहां क्रेडिट हो जाएगा? सिंपल। लेकिन हम यहाँ केवल प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो 35 AD। Any sum received or receivable in cash or in kind in case of, on account of any capital asset in respect of which the deduction under section 35 AD was allowed already. Yani you already got a deduction under section 35 AD with respect to any specific asset. Now you are just going to get any amount which is to be received or receivable. Then in that case it will be treated as a PGBP. जो अमाउंट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप एसेट को डिमोलिश कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, किसी भी तरीके से कबाड़ बना रहे हो या किसी दूसरे को बेच दे रहे हो, वॉट एवर द केस इट इज, whatever the amount you will get, against that it will be charged to tax under the head PGBP because you have got 100% deduction of that expenditure in any earlier year. Yes or no? अब समझ में आई बात? The fair market value of inventory as on the date on which it is converted or treated as capital asset. नहीं समझ में? हमारे पास, सुन लो, 10 कारें हैं। कितनी? ये कार मैं बेचने के लिए रखा हूं, हर एक कार 5 लाख की है। ये कार मैंने किसके लिए रखी है? इसका मतलब ये मेरे लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। हाँ या ना? इसमें से एक कार मैं उठाया और अपने बिजनेस में यूज करने लगा, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस। तुरंत ये कार उठ करके मेरे लिए कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू, हमने खरीदा कितने में था कार को, और हम सेल कितने में करते थे? इसकी सेल प्राइस है 8 लाख, अगर मार्केट में बेचें तो। यानी हर एक कार पर कितना कमा सकते थे? अगर मैंने अपने ही बिजनेस में वो एसेट ट्रांसफर कर दी तो कितने में ट्रांसफर करेंगे? नहीं, अब ये 8 लाख है। इसीलिए यहां पर क्लियर बोल दिया, अब ये सरकार को बेवकूफ बनाना बंद करो। फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख। अब सरकार को उस 3 लाख रुपए की एसेट पर आपको क्या देना पड़ेगा? पीजीबीपी मानते हुए इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पहले क्या था, 5 लाख की एसेट मेरे लिए है, 5 लाख में ट्रांसफर कर देते थे। सरकार ने कहा ऐसा ना कर, तूने नेचर चेंज कर दिया एसेट का। अर्लियर इट वाज स्टॉक इन ट्रेड, नाउ इट बिकम्स कैपिटल एसेट। हम मान लेंगे कि आपने एसेट अपने आप को बेचा और आपने 8 लाख रुपए में बेचा होगा, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। जो डिफरेंस होगा उस पर आपको पीजीबीपी का टैक्स देना पड़ेगा। The fair market value of stock in trade on which it is converted or treated as a capital asset according to the law. एक पॉइंट बचा हुआ है जो मैं नहीं बताऊंगा, सेक्शन 44A है ये। कौन सा सेक्शन होता है ये आगे चलकर तुम लोग ट्रेड और प्रोफेशनल से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ोगे, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। सुन लो। इनकम ड्राइव्ड बाय एनी ट्रेड और प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज आएगा तो हम क्वेश्चन करवा देंगे डायरेक्ट, तो अभी रट्टा मार लेना। सुन लो, अब एक बार सम अप करवा दें। टॉपिक इज डन डना डन डन, कुछ नहीं ना बचा। 10 के 10 पॉइंट हो गए, बधाई हो। अरे सुन लो पहले, हमसे ज्यादा तो तुम लोगों को जल्द मची हुई है। अरे क्या करोगी घर जाकर? तुम लोग कहो ना सर और पढ़ाइए, 29 भी पढ़ा दीजिए, 30 भी पढ़ा दीजिए।
हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना पेशेंस तुम लोग रखोगे उतना हमको रख लेना है। तुम लोग भागने की कोशिश करो, जाओ जाओ। अच्छा पढ़ लो सेक्शन 28। ये तो तुम लोग के लिए अच्छी चीज है कि जितना ज्यादा नॉलेज लोगे, अभी तुम लोग विश्वास मानो 6 महीने बाद अच्छा हो जाएगा जब तुम अपने सीए से कहोगे सर सेक्शन 32 देखिए ना, आप भी गलत गलत बताते हैं। अरे सीए साहब पलटेंगे, हाँ बच्चा सही बोल रहा है, क्योंकि वो भूल चुके हैं इतने सालों से। और जब तुम सेक्शन के हिसाब से बात करोगे तो कितना मजा आ जाएगा। सोचो किसी से भी लड़ोगे, अरे यार सेक्शन 22 निकालो ना, चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का। क्या है वो रट्टा मारकर बैठे, उसको मालूम नहीं। उसको जब बोलोगे सेक्शन 22 ना बोलकर कहोगे चार्जिंग सेक्शन, तो शायद वो थोड़ा डिफाइन कर दे। उसको बोलोगे सेक्शन 23 का, सेक्शन 23 बताओ ये क्या होता है, अरे एनुअल वैल्यू, अच्छा एनुअल वैल्यू, उसको मालूम ही नहीं सेक्शन 23 क्या होता है। तो इस तरह से अपने दिमाग को रखो। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन सुनना, any profit or gain arising from business or profession carried on by the assessee at any time during the previous year. Second, in case of an exporter, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance, profit on sale of duty entitlement passbook. तीसरा मैंने बताया the value of any benefit or perquisites arising from business or profession, whether convertible into money or not. The value of any sum received or receivable for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee fees, license or such type of commercial rights, for not carrying out any business activity or profession. हाँ या ना। नेक्स्ट बताया any compensation due to a receipt by or on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or Indian company or other company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, vesting of the management in favor of the government. नेक्स्ट मैंने बताया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सैलरी or remuneration received by any partner from its partnership firm shall be charged to tax under the head PGBP. ट्रेड प्रोफेशनल का एक जो मैंने नहीं बताया डिटेल में, सेक्शन 35 AD बताया कि अगर कोई मेरे पास स्पेसिफिक एसेट है जिसका हम सेक्शन 35 AD में 100% डिडक्शन ले चुके हैं, अगर हम उसको डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिसमेंटल या ट्रांसफर कर रहे हैं तो। और लास्ट मैंने बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक व्हिच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। दैट्स इट। 10 के 10 पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, लेकिन सेक्शन 29 में बता दूं, सेक्शन 29 सुन लो। हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सेक्शन क्या बोलता है, पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सारे सेक्शन इसकी ओर देखने लगते हैं, सारे सेक्शन। तो ये बोलता है मेरी तरफ इस तरह से तो ना देखो, है कि नहीं? हाँ भाई मेरी तरह इस तरह ना देखो। सेक्शन 30 से लेकर 43D तक को पढ़ लो, पीजीबीपी निकल आएगा। हमारी और क्यों देख रहे हो। 29 क्या बोला, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, सब देखने लगे तो करे अरे हमको मत देखो, 30 से 43D तक को देख लो, पीजीबीपी आ जाएगा। बात समझ में आई, खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में 30 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपका पीजीबीपी के रियल सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो ना कहाँ से कहाँ तक। नहीं 44 भी चलेगा, चिंता ना करना। ठीक है ना, टाटा बोले।